दोस्तों आज हम पढ़ेंगे टेंस के बारे में। टेंस एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। टेंस के बिना ग्रामर में हम कुछ भी नहीं सीख सकते हैं और हर एग्जाम में टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टेंस का उपयोग हम कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं? टेंस का यूज हम कंडीशनल सेंटेंस में करते हैं। जो हमारे कंडीशनल सेंटेंस होते हैं वहाँ पर टेंस का बहुत ही महत्वपूर्ण यूज होता है। नंबर एक, कंडीशनल सेंटेंस में। और किसमें टेंस का यूज होता है? नरेशन, जो हमारे नरेशन होते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उसमें भी हम टेंस के बिना कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगला होता है वॉइस। वॉइस का मतलब होता है एक्टिव और पैसिव वॉइस। जो हमारे एक्टिव और पैसिव वॉइस होते हैं वो भी पूरी तरह से टेंस के ऊपर ही निर्भर होते हैं। तो हम जानेंगे टेंस किस तरीके से होते हैं और इनका जन्म कहाँ से होता है। बेसिकली हम जानते हैं कि टेंस टाइम और एक्शन का रिलेशन होता है। ध्यान से सुनो, टेंस टाइम और एक्शन का रिलेशन होता है। अब ये टाइम क्या होता है और एक्शन क्या होता है? टेंस हमारे टाइम और एक्शन का रिलेशन होते हैं। टाइम और एक्शन। तो टाइम कौन कौन से होते हैं? नंबर एक, टाइम होता है प्रेजेंट। कौन सा होता है? प्रेजेंट। नंबर एक टाइम होता है प्रेजेंट। प्रेजेंट टाइम का क्या मतलब होता है? जो समय चल रहा हो। जिसे इस समय में क्या कर रहा हूँ? पढ़ा रहा हूँ, तो ये कौन सा टाइम है? प्रेजेंट टाइम है। तुम क्या कर रहे हो इस समय? तुम पढ़ रहे हो, तो ये कौन सा टाइम होगा? ये होता है हमारा प्रेजेंट टाइम। अगला टाइम कौन सा होता है? अगला टाइम होता है फ्यूचर। फ्यूचर टाइम का मतलब होता है आने वाला समय। जो समय आने वाला है, जो समय आएगा, वो समय हमारा होता है फ्यूचर। एक और टाइम होता है, वो टाइम कौन सा होता है? वो टाइम हमारा होता है पास्ट का। कौन सा होता है? पास्ट। टाइम तीन प्रकार के होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। प्रेजेंट के बारे में हम जानते हैं जो समय चल रहा हो। फ्यूचर का मतलब जो समय आने वाला हो। और ये पास्ट टाइम क्या होता है? पास्ट टाइम को समझने के लिए हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं। ये मानो हमारा प्रेजेंट टाइम है। कौन सा टाइम है? प्रेजेंट टाइम। अब प्रेजेंट टाइम में क्या किया कि हमने पढ़ाना शुरू किया। क्या किया? हमने पढ़ाना शुरू किया। इस बिंदु से, इस पॉइंट से हमने पढ़ाना शुरू किया, तो ये हमारा कौन सा टाइम हो गया? प्रेजेंट टाइम हो गया। और ध्यान से देखो, यहाँ से पढ़ाते पढ़ाते मैं यहाँ तक आ गया, मतलब थोड़ी देर पढ़ाया। अब जरा एक बात बताओ, जब मैं आया था, जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था, वो कौन सा टाइम था? प्रेजेंट टाइम था। लेकिन अब क्या हुआ कि मुझे 5 या 10 मिनट पढ़ाते पढ़ाते हो गए, तो जो पीछे वाला टाइम था, स्टार्टिंग पॉइंट, ये वाला जो टाइम था कौन था? प्रेजेंट। और अब यही टाइम क्या बन गया? अब यही टाइम पास्ट हो गया, क्योंकि बीता हुआ प्रेजेंट ही क्या होता है? बीता हुआ प्रेजेंट ही पास्ट होता है। 2 मिनट 2 सेकंड का जो समय बीत चुका होता है, वही हमारा कौन सा टाइम बन जाता है? पास्ट टाइम। तो हम कह सकते हैं कि जो टाइम हमारा प्रेजेंट का था या बीता हुआ जो प्रेजेंट होता है, वही पास्ट हो जाता है। तो इस तरीके से टाइम तीन होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। अब हम जानेंगे एक्शन कितने प्रकार के होते हैं। एक्शन, पहला एक्शन हमारा होता है कॉन्टिन्यूअस। कौन सा? कॉन्टिन्यूअस एक्शन। कॉन्टिन्यूअस एक्शन, पहला एक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है। इसको समझने के लिए हम छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। ये मान लो कोई व्यक्ति दिया है, इसका नाम हम कुछ कर लेते हैं राम। ठीक है। और इसके सामने ये खाना रखा है, खाने के लिए प्लेट है, और इसमें क्या है? ये भोजन रखा है, और इसको क्या करना है? राम को इसको खाना है। तो जब राम को खाना है, तो राम खाना शुरू करेगा। तो जब खाना ये शुरू कर देगा, तो ये कौन सा टाइम हो जाएगा? एक्शन वहां पर क्या हो जाएगा? शुरू हो जाएगा। और जो एक्शन शुरू हो जाएगा, जो एक्शन चलता है, वो कौन सा होता है? वो होता है कंटिन्यूअस एक्शन।
अच्छा, दुनिया का ऐसा कोई कंटिन्यूअस एक्शन नहीं होता है जो कभी रुके ही ना, है ना। हर कंटिन्यूअस एक्शन एक समय के बाद क्या होगा, रुक जाएगा, क्योंकि वहां पर जो काम चल रहा है वो क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। तो जब काम समाप्त हो जाएगा, राम यहाँ पर खाना खाता तो रहेगा नहीं, एक समय ऐसा आएगा कि खाना समाप्त हो जाएगा, राम रुक जाएगा खाना खाना। तो जब काम हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, वो हमारा एक्शन कौन सा होता है, वो एक्शन होता है परफेक्ट। कौन सा, परफेक्ट। तो हमने जाना कि पहला एक्शन कॉन्टिन्यूअस, दूसरा एक्शन परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब जो एक्शन हो चुका हो। अगला जो हमारा एक्शन होता है उसको समझने के लिए हम फिर से एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। ये मान लो कोई लड़का है और इसका नाम कुछ रख देते हैं मोहन। ये मोहन नाम का लड़का है और ये यहाँ पर एक रूम दिया है, इस रूम में तमाम सारे कमरे हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर ये कुछ किताबें दी गई हैं, ये कुछ किताबें रखी हैं। बहुत ही ध्यान से देखिए, ये कमरा दिया गया है, ये रूम है और ये कुछ किताबें हैं, बुक्स। और ये मोहन नाम का कोई लड़का है। इन किताबों को, ये जो किताबें हैं, ढेर सारी किताबें हैं, क्या करना है कि इन किताबों को इस कमरे में ले जाकर रखनी है। तो मैंने क्या किया, मैं गया मोहन के पास, मैंने मोहन से कहा कि ये कुछ किताबें हैं और इन किताबों को तुम्हें क्या करना है, इस कमरे में ले जाकर रखनी है, ठीक है ना। तो मोहन ने कहा ठीक है, रख दूंगा, क्योंकि मैं उसे किताब रखने के बदले पैसे दूंगा। तो मैं उसको काम देने के बाद आ गया वापस। अच्छा, थोड़ी देर बाद मैं मोहन के पास गया। कुछ 1-2 घंटे के बाद मैंने सोचा कि चलो देखते हैं काम कितना हो गया और कितना काम अभी बाकी है। तो मैं मोहन के पास गया, मैंने ध्यान से सुनो, मैंने मोहन से पूछा कि मोहन कितना काम हो गया है। तो मोहन ने क्या कहा कि कुछ किताबें, क्या कहा, कुछ किताबें कमरे में रख चुकी हैं, मतलब आधा काम समाप्त हो चुका है। और कुछ किताबें अपनी रखनी है, जो मैं क्या कर रहा हूँ, रख रहा हूँ। कुछ किताबें रख चुका हूँ, तो जो रख चुका हूँ वो काम कैसा हो गया, वो काम फिनिश हो गया। और जो काम फिनिश हो जाता है वो क्या कहलाता है, कौन सा एक्शन, वो कहलाता है परफेक्ट एक्शन, है ना। हमने पीछे जाना है, परफेक्ट एक्शन का मतलब जो एक्शन समाप्त हो चुका हो। अच्छा, उसके बाद मोहन ने कहा कि शेष काम जो है, जो बचा काम है, वो अभी कैसा है, चल रहा है, मतलब मैं किताबें रख रहा हूँ। तो वो कौन सा एक्शन हो जाएगा, वो एक्शन होगा हमारा कॉन्टिन्यूअस। तो इसी तरीके से अगला हमारा एक्शन हो जाता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो 3 एक्शन हो गए। अच्छा, अब आप कहोगे कि एक्शन तो 4 होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल 4 एक्शन होते हैं। और वो चौथा एक्शन कौन सा होता है, वो एक्शन हमारा होता है इंडेफिनिट एक्शन। कौन सा, इंडेफिनिट। अच्छा, अब ये इंडेफिनिट एक्शन क्या होता है, हमने जाना कंटिन्यूअस का मतलब जो चल रहा हो, परफेक्ट का मतलब जो हो चुका हो, परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब जो चल रहा हो, आधा हो गया और बाकी काम चल रहा हो, जिसमें समय दिया हो। अगला होता है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, ऐसा एक्शन जिसके बारे में हमें कोई निश्चित जानकारी ना दी हो। जैसे एक एग्जाम्पल दिया है, मैं खाता हूँ, मैं खाता हूँ। अब जरा इसमें बताओ, क्या इसमें कोई निश्चित जानकारी है, जी नहीं। क्यों, अगर यहाँ पर दिया होता मैं खा रहा हूँ, तो कौन सा एक्शन हो जाता, कॉन्टिन्यूअस। यदि होता मैं खा चुका हूँ, मतलब खाने का काम समाप्त हो गया है, तो ये कौन सा एक्शन होता, परफेक्ट। अगर यहाँ पर होता मैं पिछले 2 घंटे से खा रहा हूँ, तो ये कौन सा हो जाता, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। लेकिन यहाँ पर दिया गया है मैं खाता हूँ, इसका मतलब क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ये एक्शन कौन सा हो जाएगा, ये एक्शन हमारा होगा इंडेफिनिट एक्शन। तो एक्शन हो गए 4, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इसी तरीके से जो हमारे टेंस होते हैं, जो हमारे टेंस होते हैं वो किन से मिलकर बने होते हैं, टेंस हमारे टाइम, टाइम और
एक्शन से मिलकर बने होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो टेंस हमारे होते हैं वो टाइम प्लस एक्शन का क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन होते हैं। टेंस टाइम और एक्शन से मिलकर बनते हैं। टाइम हमने जाना 3 होते हैं और एक्शन कितने होते हैं, 4। टाइम कौन कौन से होते हैं, पहला टाइम होता है पास्ट, पहला टाइम पास्ट का होता है। और इसी तरीके से दूसरा टाइम क्या होता है, प्रेजेंट का होता है। और तीसरा कौन सा होता है, फ्यूचर का होता है, फ्यूचर। एक्शन को भी हमने जाना है, एक्शन कितने प्रकार के होते हैं, ये होते हैं 4 प्रकार के। पहला कौन सा होता है, इंडेफिनिट। और दूसरा कौन सा होता है, कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस। और अगला कौन सा होता है, परफेक्ट। और अगला होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो 4 एक्शन होते हैं इस तरीके से। अब हम इसको आपस में क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। पास्ट को यदि हम रिलेट करना चाहें तो क्या हो जाएगा, पास्ट, इंडेफिनिट पास्ट, कॉन्टिन्यूअस पास्ट, परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसका मतलब है कि इन 3 पार्ट के कितने हिस्से होंगे, 4। इस तरीके से टाइम 3 प्रकार का होता है, एक्शन 4 होते हैं, तो टोटल टेंस हमारे कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। इसी तरीके से आप प्रेजेंट को रिलेट कर सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो टेंस जो है टाइम और एक्शन का क्या होते हैं, रिलेशन होते हैं या फिर कॉम्बिनेशन होते हैं। टेंस टाइम और एक्शन से मिलकर बने होते हैं। अगला स्टेप है टेंस टाइम प्लस एक्शन। टेंस टाइम प्लस एक्शन, टाइम को हमने जान लिया, एक्शन को भी जान लिया। अब एक्शन का मतलब होता क्या है एक्चुअल में, एक्शन का मतलब होता है जो कुछ कार्य हम करते हैं। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ और यहाँ से यहाँ आ गया तो क्या हुआ, ये एक्शन हुआ ना। काहे का एक्शन हुआ, ये एक्शन चलने का हुआ। फिर यहाँ से यहाँ आ गया, ये कौन सा एक्शन हुआ, चलने का। मैं बोल रहा हूँ तो बोलना भी तो एक एक्शन होता है ना। तो इसी एक्शन को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं, इसी एक्शन को हम जानते हैं वर्ब के नाम से। वर्ब का मतलब ही तो होता है एक्शन। और इस वर्ब की कुछ फॉर्म्स होती हैं, क्या होती हैं, फॉर्म्स। वर्ब की कुछ फॉर्म्स होती हैं। और वो कौन कौन सी फॉर्म्स होती हैं, वर्ब की फॉर्म्स। वर्ब की पहली फॉर्म होती है V1, कौन सी, V1। अगली फॉर्म होती है V2, V3, V4 और V5। तो वर्ब की कितनी टोटल फॉर्म्स होती हैं, 5 फॉर्म्स होते हैं, V1, V2, V3, V4 और V5। V1 का मतलब क्या होता है, V1 का मतलब होता है वर्ब की कौन सी फॉर्म, प्रेजेंट। और V2 का मतलब होता है पास्ट, V3 का मतलब होता है परफेक्ट, क्या होता है, परफेक्ट। और V4 का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस। V5 का क्या मतलब होता है, V5 का मतलब होता है सिंगुलर, सिंगुलर फॉर्म्स ऑफ यस या ईएस। V5 का मतलब होता है सिंगुलर फॉर्म ऑफ यस या ईएस। जब किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम यस या ईएस लगा देते हैं तो हमारी वर्ब की 5th फॉर्म बन जाती है। और वो कैसी होती है, वो होती है सिंगुलर। फॉर एग्जाम्पल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और 5th फॉर्म के एग्जाम्पल। पहली वर्ब दी गई है गो,
गो का मतलब होता है जाना, ये किसमें है, ये है प्रेजेंट में। अगली होती है गो की सेकंड फॉर्म वेंट, और ये किसमें है, पास्ट में। V3 इसकी होती है गॉन, ये किसमें है, परफेक्ट में। V4 इसकी हो जाएगी गोइंग। V4 कॉन्टिन्यूअस, और कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing लगाना। उसके बाद वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, तो इस गो की फिफ्थ फॉर्म क्या हो जाएगी, गोज। इस तरीके से टेंस में टाइम प्लस एक्शन, एक्शन का मतलब होता है वर्ब, वर्ब की कुछ फॉर्म्स होती हैं V1 V2 V3 V4 और V5। V1 का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट। V2 का मतलब होता है पास्ट, और V3 का मतलब होता है परफेक्ट। V4 का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस, गो वेंट गॉन गोइंग गोज। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले स्टेप की ओर। अगला स्टेप हमारा है टेंस का, अगला स्टेप है टेंस का वर्ब, वर्ब कंपाउंड, वर्ब कंपाउंड। अब ये वर्ब कंपाउंड का क्या मतलब होता है, वर्ब कंपाउंड, बेसिकली वर्ब कंपाउंड का मतलब होता है जो हमारी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब होती हैं उन्हीं को हम कहते हैं वर्ब कंपाउंड। तो वर्ब कंपाउंड में दो वर्ब्स होती हैं, पहली होती है हेल्पिंग वर्ब और सेकंड होती है मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का क्या मतलब होता है और मेन वर्ब का क्या मतलब होता है। हेल्पिंग वर्ब में हमारी तीन आती हैं, कौन कौन सी, पहली होती है बी, और सेकंड होती है डू, और थर्ड होती है हैव। बे का मतलब क्या होता है, डू का मतलब क्या होता है, और हैव का मतलब क्या होता है। बी का मतलब होता है हैपनिंग, किसी चीज के होने से। हैपनिंग का मतलब होता है होना, किसी चीज के होने से। अब होने का मतलब, जैसे मैं एक अध्यापक हूं तो क्या हो जाएगा, आई एम अ टीचर, तुम विद्यार्थी हो, यू आर अ स्टूडेंट। तो ये क्या दिखा रहा है, हैपनिंग दिखा रहा है, किसी का होना। अगली होती है डू। डू का मतलब क्या होता है, डू का मतलब होता है एक्शन। क्या होगा, एक्शन। एक्शन का मतलब जो कार्य होता है, जैसे खाना पीना नहाना धोना, ये सब क्या होते हैं, एक्शन होते हैं। हैव, हैव का मतलब होता है पजेशन, पजेशन। पजेशन का मतलब क्या होता है, अधिकार, जिस चीज पर किसी का अधिकार हो, क्या दिखाएगा, पजेशन। जैसे इस मार्कर पर किसका अधिकार है, ये मार्कर मेरा है, इस पर अधिकार भी किसका होगा, मेरा अधिकार होगा। तो हेल्पिंग वर्ब में ये तीन चीजें आती हैं, बी डू हैव। बी दिखाता है हैपनिंग को, डू दिखाता है एक्शन को, हैव दिखाता है पोजेशन को। अब हम जानेंगे इस बी हैव और डू का एक्चुअल में मतलब क्या होता है। पहली हेल्पिंग वर्ब है बी, बी का मतलब क्या होता है, बी में जो हमारे हेल्पिंग वर्ब होती हैं इज, एम, आर, वाज और वर, इतनी सारी हेल्पिंग वर्ब किसमें आती है, बी की फॉर्म में। अगली है डू। डू का क्या मतलब होता है, डू का मतलब होता है डू, डिड, डन और डज। डू डिड डन और डज ये आती हैं डू की फॉर्म में। अगली है हैव। हैव, हैव का क्या मतलब होता है, हैव का मतलब होता है हैज, हैव और हैड। हैज, हैव और हैड। तो हमने जाना है कि बी में इतनी सारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं, डू में ये होती हैं और हैव में ये होती हैं। तो इस तरीके से हम हेल्पिंग वर्ब का यूज बी हैव और डू की मदद से कर सकते हैं। अगला हमारा स्टेप है टेंस का, अगला स्टेप टेंस। जो हमारी बी हैव
और डू होती हैं, बी हैव डू जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, ये किसी भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब, वैसे तो ये हेल्पिंग वर्ब है लेकिन किसी भी सेंटेंस में ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का कार्य कर सकती हैं। कैसे कर सकती हैं ये हम आगे देखेंगे। तो बी और डू हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम कर सकती हैं। कैसे? अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, सेंटेंस के अनुसार ये क्या करती हैं, हेल्पिंग वर्ब का भी काम कर सकते हैं और मेन वर्ब का भी काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिया गया है, आई रीड, आई एम रीडिंग, एग्जाम्पल है आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर, आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर। अगला एग्जाम्पल है यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। अब जरा देखो इसमें जो एम दिया है, ये जो एम दिया है, एम किसकी फॉर्म है, बी की फॉर्म है, और बी तो क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है। लेकिन यहाँ पर यदि इसके आगे कोई मेन वर्ब दी होगी, इसी सेंटेंस में यदि मेन वर्ब दी होगी और उसके पहले ये आएगा तो ये कौन सी वर्ब हो जाएगी, ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर मेन वर्ब ऑलरेडी दी है और ये हेल्पिंग वर्ब है, तो ये हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग ही काम करेगी। क्यों करेगी, ध्यान से देखो, यदि हम इस एम को यहाँ से क्या कर दें, हटा दें, ठीक है ना, एम को हटा दे, अब सेंटेंस को पढ़ो, क्या हो जाएगा, आई रीडिंग न्यूज़पेपर। क्या इसका कोई सेंस निकल रहा है? तो आप क्या कहेंगे, जी नहीं, इसका कोई भी सेंस नहीं निकल रहा है, इसका सेंस नहीं निकल रहा है, ये मेन वर्ब है, तो इसका मतलब क्या है, इसको सपोर्ट, मेन वर्ब को सपोर्ट करने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता पड़ेगी, इसीलिए यहाँ पर एम हेल्पिंग वर्ब बनकर आई है, ठीक है ना। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पर दिया है आर, उसके आगे कोई भी मेन वर्ब नहीं दी गई है। जब सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं दी होती है तो जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसी को हम क्या कर लेते हैं, मेन वर्ब बना लेते हैं। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में जो आर दिया है ये क्या हो जाएगी, ये हेल्पिंग वर्ब ना हो करके मेन वर्ब हो जाएगी। यही तो बताया गया था कि ये जो होती हैं हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम कर सकती हैं अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। बात क्लियर हो रही है। अगला एग्जाम्पल है आई हैव अ न्यू कार, आई हैव अ न्यू कार। अगला है यू हैव डन योर वर्क, यू हैव डन योर वर्क। इस तरीके से अब देखो यहाँ पर ये जो हैव दी है और इसमें भी हैव दिया है, क्या इस हैव के बाद यहाँ पर कोई मेन वर्ब दी गई है, जी नहीं, कोई भी मेन वर्ब नहीं है। तो यहाँ पर इसी हैव को हम क्या बना लेंगे, ये हेल्पिंग वर्ब ना हो करके क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी मेन वर्ब। और सेकंड वाले में देखो हैव यहाँ पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और इसके आगे डन क्या दिया गया है, ये मेन वर्ब है। तो